ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। यूपी में कथावाचक वाली जाति की लड़ाई अब सीधे योगी वर्सेस अखिलेश हो गई है। कैसे जाति पर शुरू हुई इस जंग के जरिए 2027 के चुनाव की बिसात बिछने लगी है, आज इसका विश्लेषण आपके लिए होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लॉ की एक स्टूडेंट के साथ 3 आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। इसने एक बार फिर बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में 90 डिग्री पुल के बाद नया कारनामा हुआ है। सीएम की गाड़ी में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। वीवीआईपी के साथ मिलावट का ये खेल क्या है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट गजराज का गदर। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देश में जाति और संविधान के नाम पर शुरू हुए नए सियासी घमासान की करेंगे। इस लड़ाई के आज 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ा है। ये दोनों नेता यूपी में कथावाचक मिठाई कांड के बाद शुरू हुई जाति वाली जंग में पहली बार आमने सामने आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जाति को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। दूसरा चैप्टर संघ के महासचिव और संगठन में नंबर 2 कद रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले से जुड़ा है, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना में शामिल 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट और सेकुलर की समीक्षा करने वाला बयान दिया है। तो सवाल यहाँ यह है कि क्या ये दोनों शब्द संविधान से हटा दिए जाएंगे? पहले यूपी की जाति वाली लड़ाई का चैप्टर आपके लिए खोलते हैं, जिसमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है। यूपी के इटावा में कथावाचकों की पिटाई कांड पर पहले ही यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है। अब योगी आदित्यनाथ ने जाति की लड़ाई को प्रदेश की पहचान से जोड़ दिया है। कैसे यह लड़ाई अब योगी वर्सेस अखिलेश हो गई है, वो देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग पिछले 9 सालों में जीरो टॉलरेंस, न्याय दिलाने, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उनकी सरकार में ही सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। इस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग प्रबुद्धवादी और वर्चस्ववादी लोग होते हैं और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समाज में हमेशा लोगों को दबाते हैं। सीएम योगी ने इस पर कहा है कि पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा के परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देना। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, इसीलिए नकारात्मक वर्चस्ववादी लोग इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। योगी ने कहा है कि हमारे लिए युवाओं की जाति नहीं, उनकी प्रतिभा मायने रखती है। दोनों के बीच जाति के नाम पर कैसी जुबानी जंग शुरू हुई है, इस पर एक रिएक्शन रील देखिए। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहाँ बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। याद करिए 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से फुर्सती नहीं थी। 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी प्रदेश की जनता को कंफ्यूज करने का काम कर रही है। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी पर लोगों को जाति में बांटने का आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्र सरकार देश में जाति जनगणना करवा रही है।
दरअसल कथावाचक पिटाई कांड से शुरू हुई जाति की कहानी पर अब 2027 के विधानसभा चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसमें जाति एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है। कथावाचक पिटाई कांड की आड़ में कैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी गोटियां सेट कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी कथावाचकों को यादव बताकर अपने कोर वोट बैंक को साधने के साथ साथ पिछड़ों, दलितों समेत पीडीए में शामिल जातियों को पूरी तरह अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश अगड़ी जातियों जैसे ब्राह्मण, राजपूत वोट बैंक को साथ रखते हुए पिछड़ों और दलितों को भी अपनी तरफ खींचने की है। अखिलेश यादव इस लड़ाई के जरिए पीडीए में शामिल जातियों को संदेश देना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश इसे जाति से आगे धर्म की तरफ मोड़ने की है। अखिलेश यादव की मंशा है योगी सरकार के खिलाफ पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव करने का नैरेटिव खड़ा किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए दांव में ये सेंध लगाई जाए। ये रिपोर्ट देखिए। याद है वो नहीं कि ब्राह्मण के गांव में आके तुमने मतलब करो ये शादी सजा है। कथावाचक पिटाई कांड अब पीछे छूट चुका है। उत्तर प्रदेश में नई सियासी लड़ाई जातियों पर छिड़ी है, चाहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोनों के बीच जातियों के जोड़तोड़ की राजनीति चल रही है। इस राजनीति के केंद्र में सवर्ण, ओबीसी और दलित वोट बैंक है। यूपी में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भूमियार, त्यागी और अन्य को जोड़कर सवर्णों की आबादी 17 से 19% है। ओबीसी की आबादी का प्रतिशत 42 से 43% है। इसके अलावा दलित 21%। सवर्ण जातियां परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोट बैंक मानी जाती हैं। इसके बाद बचे ओबीसी और दलित। इन वर्गों में वो जातियां शामिल हैं जिनको लेकर सारी खींचतान है। अब अखिलेश यादव कथावाचक पिटाई कांड के बहाने जातियों के मुद्दे पर इतने आक्रामक क्यों हैं? इसकी स्टोरी 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों में छिपी है। इन चुनाव में यूपी के नतीजे देखें तो ऊंची जातियों का 79% वोट एनडीए को मिला, जबकि 16% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में गया। यादवों का 15% वोट एनडीए दलों को मिला, जबकि 82% इंडिया गठबंधन की झोली में गया। दलितों में जाटव वोट की बात करें तो 24% एनडीए और 25% इंडिया गठबंधन को मिला। दलितों में गैर जाटव जातियों पर नजर डालें तो 29% एनडीए और 56% वोट इंडिया दलों के खाते में गया। लोकसभा चुनाव में यूपी की बात करें तो ओबीसी और दलित वर्गों की जातियों का इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव दिखा। इन नतीजों को अखिलेश यादव की पीडीए दांव की सफलता के तौर पर देखा गया। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूला के सहारे बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहती है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जाति संघर्ष में आपने ढकेला। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द से बड़ा आपको दिक्कत है, आपको परेशानी होती है, तो आप तो संविधान के ही खिलाफ है। क्योंकि बीजेपी मानती है कि सवर्ण उसके कोर वोटर हैं, वो उसके साथ बने रहेंगे, लेकिन उसे ओबीसी और दलित का वोट भी चाहिए। यहाँ 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में यादव और ब्राह्मण वोट का समीकरण देखना जरूरी है। सीएसडीएस के मुताबिक 2017 में ब्राह्मणों के 83% वोट बीजेपी को और 7% एसपी को मिले थे, जबकि 2022 में ब्राह्मणों के 89% वोट एनडीए को मिले थे। तो समाजवादी पार्टी को महज 6% ब्राह्मणों ने तब वोट किया था। 2017 में यादवों के 10% वोट बीजेपी को और 68% वोट एसपी को मिले थे। 2022 में यादवों की बात करें तो 12% यादवों ने बीजेपी को, जबकि 83% ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। यही वजह है कि बीजेपी लगातार अखिलेश यादव के ऊपर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाती है और विकास विरोधी होने का नैरेटिव खड़ा करती है, ताकि ओबीसी और दलित जातियों को अपनी तरफ खींचा जा सके। अखिलेश यादव की सरकार के समय उत्तर प्रदेश एक बीमारू और अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था, जहां खुलेआम दंगे होते थे, दंगाइयों को संरक्षण मिलता था और आतंकवादियों के मुकदमे छोड़े जाते थे। तो अखिलेश यादव का कार्यकाल और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ दंगाग्रस्त प्रदेश, आज भयमुक्त प्रदेश है। साफ है कि कथावाचकों की जाति के बहाने यूपी में जाति वाली राजनीति को साधने की सियासी कोशिश हो रही है। तो कथावाचकों की जाति पर यूपी में सियासी लड़ाई चल रही है, लेकिन देश का संविधान जाति के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह के भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। वैसे आज संविधान को लेकर संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में लिखे 2 शब्दों
सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट की समीक्षा की बात कही है, जिस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संघ और बीजेपी संविधान बदलना चाहते हैं। पहले आप दत्तात्रेय होसबाले का बयान सुनिए। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। दत्तात्रेय होसबाले ने यह बयान आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें साल 1976 में संविधान में 42वां संशोधन करने के बाद जोड़ा गया। यहाँ आपको बता दें कि समाजवाद से मतलब आर्थिक और सामाजिक समानता से है, वहीं धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों का बराबर सम्मान। अब होसबाले के बयान को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। दत्तात्रेय होसबाले ने बयान से किसे संदेश देने की कोशिश की है? क्या संविधान से ये दोनों शब्द हटाए जाएंगे? क्या इस बयान का आने वाले विधानसभा चुनाव जैसे बिहार में कोई असर होगा? क्या संघ का ये बयान सेल्फ गोल नहीं है? क्या इससे संविधान बदलने के विपक्ष के आरोपों को बल नहीं मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी से लेकर सभी विपक्षी दल एक सुर में संघ और बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। यानी एक बार फिर संविधान की लड़ाई पर सियासी गलियारों में तकरार तेज हो गई है। इनको लगता है याद नहीं रहा कि मोहन भागवत जी ने जो 2015 में बयान दिया था आरक्षण प्रति, इसकी समीक्षा होगी, उनकी क्या दुर्गति हुई थी। अब फिर जो है अब जो है मतलब इस तरह का बयान दे रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। वैसे संविधान में ऐसे कई अधिकार दिए गए हैं जिनके मूल में ही समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, जैसे समानता का अधिकार, छुआछूत के खिलाफ अधिकार,
तो सवाल यह है फिर इन 2 शब्दों की समीक्षा से ही आखिर क्या हल निकलेगा, यहां सोचने की जरूरत है। अब अपनी दूसरी खबर का हम रुख कर रहे हैं। कोलकाता में रेप की वारदात पर शुरू हुई राजनीतिक कलह का चैप्टर आपके लिए खोलते हैं। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि कॉलेज की एक छात्रा के साथ संस्थान के भीतर ही एक पूर्व छात्र ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 मौजूदा छात्र और कॉलेज के एक पूर्व छात्र को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कॉलेज सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी कॉलेज का पूर्व छात्र है और बाकी 2 आरोपी पीड़ित छात्रा के सीनियर हैं। मुख्य आरोपी को कुछ दिन पहले ही 45 दिनों के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर कॉलेज में नियुक्त किया गया था। 25 जून को वारदात वाले दिन आरोपियों ने किसी बहाने से छात्रा को बेसमेंट के एक कमरे में बुलाया और उसके साथ दरिंदगी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दरिंदगी के दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने सबूतों की छानबीन के लिए कॉलेज के 2 कमरों को सील कर दिया है। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है। महिला आयोग ने 3 दिनों के भीतर मामले पर पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पीड़िता की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। कॉलेज से हमारे संवाददाता ने सुकांता मुखर्जी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाका जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये जो साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज है, यहाँ पे 25 तारीख शाम के 7:30 से 10:30 बजे तक यहाँ पे एक गैंगरेप का घटना घटा था, जहाँ पे 3 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। जिसके ऊपर ये घटना घटा वो भी इसी कॉलेज की छात्रा थी। सामने जो घर दिखाई दे रहा है या जो रूम दिखाई दे रहा है, यूनियन रूम, इसके अंदर ही गैंगरेप का अंजाम दिया गया है। एक जो स्टूडेंट है, ये तीनों एक्यूज्ड में से एक है। एक स्टूडेंट यहाँ पे वो पहले पढ़ता था, 4 साल बीत गया था, वो पास आउट करके निकल गया था। वो पेशे में आईनजीबी है या एडवोकेट है। उसके साथ और 2 वर्तमान स्टूडेंट है जो अभी भी यहाँ पे पढ़ते थे। अब इस वारदात को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि लॉ स्टूडेंट से पहले बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर बड़ा आंदोलन हो चुका है। अब इस घटना को लेकर विपक्ष ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरोपी का टीएमसी से संबंध है। वारदात को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। तो जब एक चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है, जिस तरीके की अगर कोशिश करेंगे कि रेप की घटनाओं को दबाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है उनको लगेगा कि सरकार हमारी तो दोस्त है और हम जितने मर्जी रेप करते जाएं। ये बहुत निंदनीय घटना है। पुलिस को हम बोलेंगे कड़े से कड़ा सजा दिया जाए सबका, और तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग ये घटना घटाया है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना हूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। हालांकि इस पूरे मसले पर टीएमसी बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। कह रही है कि आरोपी का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं। तो तृणमूल कांग्रेस के संग उसका कोई रिश्ता नहीं। रही बात कि हमारे विभिन्न नेताओं के साथ इस लड़के का तस्वीर देखिए, नेताओं के आसपास में बहुत लोग मंडराते हैं। फोटो लेने का आजकल जो एक टेंडेंसी है, सभी फोटो लेना चाहते हैं, सभी सेल्फी लेना चाहते हैं। इधर बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी कुछ ऐसा बोल गए जो अपने आप में विवादित है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সেখানে তো সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সেখানে তো সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? सोचिए कितना संवेदनहीन बयान है। अगले कुछ घंटों में कल्याण बनर्जी के इस बयान पर नया राजनीतिक तूफान आना तय है। अब अपनी अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कोई बड़ी उपलब्धि हो या कोई हैरान करने वाली घटना या शासन प्रशासन से जुड़ा कोई किस्सा, अक्सर इन्हें पेश करते हुए एक टैगलाइन जोड़ी जाती है, एमपी अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश के 90 डिग्री टर्न वाले पुल के बाद अब एक और कारनामा हुआ है, और ऐसा कारनामा हुआ है कि सब यही कह रहे हैं कि ऐसा
हो कैसे सकता है? मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक कार्यक्रम में जाना था। उससे पहले काफिले की गाड़ियों में डीजल भरवाया गया, लेकिन पेट्रोल पंप पर सीएम के काफिले की गाड़ियों में पानी मिला डीजल भर दिया गया। मिलावटी ईंधन से गाड़ियों का इंजन ठप हो गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि अचानक काफिले की सारी गाड़ियां हांफने क्यों लगी। गाड़ियां चूंकि सीएम काफिले की थी, इसलिए जैसे पेट्रोल डीजल में आग तेजी से फैलती है, ये खबर भी उतनी ही तेजी से फैली। लोग व्यंग में कह रहे हैं कि पहले 90 डिग्री पुल, अब कार में पानी फुल। मध्य प्रदेश भी महान है। यहाँ आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हो रही राजनीति की फाइल आपके लिए खोलेंगे। पेट्रोल पंप पर खड़ी ये गाड़ियां राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं, जो रतलाम के डोसी गांव स्थित एक पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने आई थी। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 19 गाड़ियां, जिनका टैंक डीजल से फुल होना था। फुल हुआ भी, लेकिन पानी वाले डीजल के साथ। इस वक्त मैं रतलाम के उस पेट्रोल पंप पर हूं जहां पर कल रात को सीएम के काफिले में लगने वाली 22 गाड़ियां यहां पर आई थी, जिसके अंदर 19 गाड़ियों में डीजल डला था और डीजल के साथ में पानी यहां पर डला था। और गाड़ी जो है इस तरह से जैसे कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये गाड़ी यहीं पानी के कारण ख़राब हो चुकी है क्योंकि डीजल टैंक में पानी पहुंच चुका था। यहाँ पर सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और इस पंप को सील कर दिया गया है। इन्हीं चमचमाती गाड़ियों से मुख्यमंत्री मोहन यादव को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ही पेट्रोल पंप पर गाड़ियां हांफने लगी। इंजन अचानक से ठप हो गए। देखते ही देखते एक एक कर कई गाड़ियों के इंजन बंद पड़ने से हड़कंप मच गया। कल शाम को 7 बजे आए थे सर, सारी गाड़ियाँ लेके। कौन से काफिले में लगना थी ये गाड़ी? सीएम। कितनी गाड़ियाँ लेकर आए थे आप? हम 22 गाड़ियाँ लेके आए। कितनी गाड़ियाँ खराब हुई? 19 गाड़ियाँ कम। क्या कारण रहा? डीजल में पानी आया था। अच्छा, कल रात से आपकी गाड़ी यही खराब है? सर ये ऐसे ठीक हो गई वो? ठीक क्या, उसमें डीजल टैंक में निकाला और उसका कोई गारंटी नहीं, इंजन सीज भी हो सकता सर हमारा। अब गाड़ियां चले भी तो कैसे चले? जिसका इंजन डीजल के लिए बना है वो भला पानी से कैसे चलेगी? इतना बड़ा चमत्कार तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने इस चमत्कार को करने की ठानी हुई थी। तभी तो गाड़ियों के टैंक में डीजल कम और पानी ज्यादा भर दिया गया। संभव तो है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मूसलाधार अतिवृष्टि हो जाए और पानी भर जाए टैंक के ऊपर, तो टैंक में कई ऐसे जगह हो सकती हैं जिसको ध्यान न गया हो कहीं, जिससे कि सीपेज हो सकता है पानी के अंदर, टैंक के अंदर। सीएम के काफिले की ये गाड़ियां आई तो चलकर थी, लेकिन गई धक्के के साथ। गाड़ियों के टैंक में पानी मिला डीजल जाते ही मानो गाड़ियों ने कह दिया हमसे ना हो पाएगा। बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ियों को धक्का लगाकर हटाया गया। चमचमाती गाड़ियों का हाल इतना बेहाल था कि इंजन तक खोलना पड़ गया, वो भी ऑन द स्पॉट। ये भास्कर जी हैं जो अब हमें दिखाएंगे कि आखिर कैसे किसी भी तरह की मिलावट को चेक किया जाता है। ये जार है जिसमें अब ये डीजल डाला जा रहा है। अभी ये इन्होंने निकाला, इसमें पानी मिक्स रहेगा या जो भी रहेगा तो पानी नीचे आ जाएगा और डीजल ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से चेक किया जाता है। अगर इस डीजल में पानी मिला होता तो वो पानी नीचे आ जाता। संभव है कि उस पेट्रोल पंप में इस विधि को ना अपनाया गया हो। अब मामला चूंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा था, इसीलिए अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। तुरंत मौके पर पहुंचे और तुरंत जांच शुरू हुई। प्रशासन की शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि बारिश के चलते डीजल टैंक में पानी का रिसाव हो सकता है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि पेट्रोल पंप पर ईंधन की गुणवत्ता जांचने के क्या इंतजाम है? क्या आम लोगों को भी ऐसा ही मिलावटी ईंधन दिया जा रहा है? जब बारिश हो रहा था तो सारा जो भी पानी इकट्ठा हो रहा था, हमारा जो टैंक बना है उस साइड ही पानी इकट्ठा होने की वजह से वो पानी का रिसाव टैंक में गया। फिलहाल कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। पेट्रोल पंप से जांच के लिए सैंपल लैब भेज दिए गए हैं।
और जिस पेट्रोल पंप पर यह कारनामा हुआ है उसे सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के कारकेड की 19 गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया गया, लेकिन वो पेट्रोल नहीं था, पानी था। ये बताता है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का राज चल रहा है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि जनता किस तरीके से परेशान होती होगी, जनता के साथ क्या होता होगा जब पेट्रोल की जगह पानी मिलता होगा। इस मामले में तत्काल सरकार के निर्देश पर पेट्रोल पंप को सील किया गया। पेट्रोल पंप के मालिक के ऊपर कार्रवाई की गई। साथ ही विभाग को पूरे प्रदेश में जितने भी पेट्रोल पंप हों उनकी जांच करने के लिए और जांच के उपरांत अगर कहीं भी अनियमितता पाई जाए तो उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।